जोरदार करारा थप्पड़ उसके गालों को सुर्ख कर गया था। उसने रोते हुए इस जालिम शख्स की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाया और डरते हुए पीछे होती दीवार से जा लगी थी। छोड़ो मुझे, अगर तुमने छुआ तो मुझे मैं चाचू को बता दूंगी। उसे मुसलसल अपनी तरफ भरते देखकर वो बेबस लहजे में बोली थी। अभी चंद महीने ही तो हुए थे उसकी मम्मा बाबा की डेथ को। वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकली थी। सरवर साहब और इनकी बेगम सरवर 3 महीने पहले जाने कहाँ गायब हो गए थे। जैदी साहब ने इसे बताया था कि उन्होंने और शहरोज ने बहुत तलाश किया है उनको, मगर वो कहीं भी नहीं मिले। ये खबर उसके लिए कयामत सी थी। वो बहुत तड़पी थी और दोनों की याद में, मगर इन दोनों को नहीं मिलना था, सो नहीं मिले। कुछ दिन बाद जैदी साहब ने इसे रूह खींच लेने वाली खबर दी थी। वो ये कि बानो बेगम इनको खाई में गिरी हुई मिली है। बानो बेगम की लाश जब सर्वर हाउस में लाई गई तो अनाबिल सरापा मातम थी। कोई भी तो इसको दिलासा देने वाला नहीं था, कोई भी तो इसका सर अपने कंधे पर रख कर इसे चुप करवाने वाला नहीं था। जैदी साहब चूंकि सरवर साहब के चक्के बैठे थे, सो उन्होंने ही बानो बेगम की आखिरी रसूमात इख्तिताम पजीर की थी। हिना को तो अपनी भी होश नहीं थी। वो तो इस अचानक मिलने वाले सदमे से निढाल थी। बानो बेगम के इंतकाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो संभलने लगी थी। इसमें सबसे बड़ा हाथ शाहना बेगम का था, जो कि नाबिल की खाला थी। उन्होंने इसे छोटी बच्ची की तरह अपनी आगोश में छुपाए रखा था। 40वें के बाद शाहना बेगम अपने घर कराची वापस चली गई थी। आने वालों को आखिर जाना तो होता ही है ना। फिर वो कब तक अनाबिल के साथ रहती। इनका अपना भी घर था, शोहर था, बच्चे थे जो इसे वापस बुला रहे थे। जाने का दिल तो शाहना बेगम का भी नहीं था, मगर मजबूरी थी, सो जाना पड़ा। जाने के बाद भी वो अनाबिल से राब्ते में रहती थी। इसे छोटी छोटी बातें समझाती रहती थी। इना ये करो, इना वो करो, घर देखो, बिजनेस देखो। इनका दिया हुआ हौसला और हिम्मत ही थी कि वो बहुत जल्द संभल गई थी। सिल्वर हाउस जो कि शानदार महल की मानत था, अब जैद साहब की मुट्ठी में आ चुका था। जब तक वो संभलती तब तक दोनों बाप बेटा इसके बाप के बिजनेस और होटल पर अपने शैतानी पंजे गाड़ चुके थे। दूसरे और फिर तीसरे महीने वो दोनों अपना मकरू चेहरा अनाबिल के सामने वाजे कर चुके थे, जो कि कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये ने किया था। अनाबिल अपने कमरे में बेटी बानो बेगम की तस्वीर से बातें कर रही थी जब शेरोज बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ था। इसे अंदर आते देखकर अनाबिल घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। शेरोज की गंदी नजरों से तो बहुत पहले इसकी खसलत का अंदाजा लगा चुकी थी। क्या क्या करने आए हो तुम यहाँ? निकलो अभी मेरे रूम से बाहर। उसकी अजीब सी नजरों को खुद पर मरकूज देखकर वो गुस्से से इसे बाहर निकलने का बोलती दरवाजे के करीब आई थी, मगर ये रोज उसकी उंगली जो उसने दरवाजे की तरफ रखी थी उसको अपने हाथ में थाम गया था, जिससे नाबिल ने बिजली की तेजी से अपना हाथ वापिस खींचा था और घबराकर इससे दूर हटी थी। अनाबिल के चेहरे पर घबराहट देखकर शेरोज के चेहरे पर कमीनगी से मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि अनाबिल के चेहरे का तो रंग यूं उड़ा था जैसे किसी ने एक लम्हा लगाया हो इसका खून निचोड़ने में। वो पीछे हटती दीवार से जा लगी थी। प्लीज़ तुम कुछ पल मुझे अपने साथ सुकून से गुजारने दो। इसके चेहरे पर खौफ देखकर वो जैसे मिन्नत करता उसकी तरफ बढ़ा था। शेरोज को अपनी तरफ बढ़ता देखकर नाबिल का जिस्म सुनसा हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। घबराकर इसने चीखना शुरू कर दिया और अपनी सारी हिम्मत जमा करके बेड की तरफ भागी। इसके ऊपर से कूद कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी के रास्ते में शेरोज की गिरफ्त में आ गई थी। मैंने कहा था ना मुझे सुकून दो, तुम भाग रही हो। शेरोज ने भड़कते हुए उसके दोनों बाजू अपनी गिरफ्त में सख्त लिए जकड़ लिए थे और इसे खींचा बेड की तरफ ले जाने लगा। नाबिल मुसलसल खुद को छुड़वाने के लिए तकोदोत कर रही थी, मगर शेरोज की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो घटिया जलील इंसान। चचा जान, चचा जान, प्लीज़ बचाओ। वो खुद को छोड़ने में नाकाम हुई तो जैदी साहब को आवाज़ें देना शुरू कर दी। दरवाज़ा भी खुला था, जिसके नतीजे में इसकी आवाज़ पूरे सर्वर हाउस में गूंज रही थी। चचा, चचा प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो इसकी गिरफ्त पर मचलती इल्तिजाई अंदाज में रोते हुए बोली थी, मगर शेरोज ने इसकी चीखने पर गुस्से से इसके मुंह पर सख्ती से अपना बायां हाथ जमाया और दूसरा इसकी कमर के गिरफ्त मिलाकर इसे उठाकर बेड की तरफ ले आया था। नाबिल मुसलसल की पनाह से निकलने की कोशिश करती चुड़ैल की मानत पर पड़ाती हुई जा रही थी। इसके मुसलसल चीखने पर शेरोज ने गुस्से से इसके गुलाबी गालों पर जोरदार थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। उसके थप्पड़ों से उसका निचला होंठ फट गया था, जिससे खून का नमकीन जायका नाबिल को अपने हलक तक जाता हुआ महसूस हुआ था। शेरोज ने इसके दोनों हाथ पकड़कर सख्ती के साथ और कमीनगी से मुस्कुराया। मैं और मेरे दोस्त भी कितने पागल हैं, इतना खूबसूरत माँ मेरे घर में मौजूद है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। शेरोज इसकी इल्तिजा इग्नोर करता
इस पर झुका था कि मगर बीच में ही किसी ने इसे झटके से खींचकर नाबिल से दूर फेंका था। साथ ही जोरदार थप्पड़ की सदा कमरे में गूंजी थी। जैदी साहब को सामने देखकर नाबिल बिजली की तेजी से उठी और भागकर जैदी साहब के पीछे छुप गई। शर्म नहीं आती तुम्हें ये हरकत करते हो शेरोज? जैदी साहब ने जमीन पर पड़ा दुपट्टा नाबिल के गिर लिपेटते हुए गिरदार आवाज में शेरोज से पूछा था। पापा वो शट अप, एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से वरना अभी यहीं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जैदी साहब का गुस्से से सुर्ख चेहरा शेरोज की बोलती बंद कर गया था। जो नशा इसके बातों पर सवाल था वो पल में ही कहीं अड़ंचू हो गया था। बेटा चुप करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके अमल पर, प्लीज तो मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। जैदी साहब ने शर्मिंदा होते हुए इना के सामने हाथ जोड़े तो तड़प कर उनके गले लग गई थी। रोते ही नाबिल को जैदी साहब कमरे में छोड़कर शेरोज को बाजू से खींचते नाबिल के कमरे से बाहर लगे थे, जबकि नाबिल अपनी बेबसी पर वहीं बैठकर फूट फूट कर रो दी। वो इन दोनों के बाहर निकलते ही भागकर दरवाजे का लॉक लगाती, दरवाजे से टेक लगाकर अपनी रब से रोती हुई शिकवा नजर से आसमान को देखती है। एक बार फिर बानो बेगम की तस्वीर को गले से लगाकर रो देती है। उफ यार तारीम, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला, लगता है आज भी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी हमारी। आसमान ने हाथ में पकड़ी मशरूब को टेबल पर रखे गिलासों में उंडेलते हुए बेदारी से कहा था। भाई तुम तो बड़े लालची हो उस्मान, अभी कल ही तो नूराबाई की भेजी हुई अटेंडेंस में कितना कुछ किया, मगर फिर तेरा वही जुमला। एहसन को अब इस पर गुस्सा आ रहा था और नाराज होता उसके करीब छोड़कर तारीम के साथ जा बैठा था, जबकि तारीम इन सब के बारे संजीदगी से बेटा सिगरेट पीने में मसरूफ था। क्या हुआ तारीम, आज तो तू बड़ा चुप चुप सा है, अंकल तो ठीक है? एहसन ने उसकी संजीदगी नोट करते हुए परेशानी से पूछा तो बाकी सब भी इसकी तरह मुतवज्जा हो गए थे। हाँ यार, मैं भी सुबह से देख रहा हूँ ये कुछ संजीदा संजीदा सा है, क्या हुआ तारी? काशिफ को भी ये अंदाजा हुआ तो नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था। हाँ बताओ क्या हुआ तारी? बिलाल भी इसके करीब चला आया था। नहीं हुआ कुछ, बस यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सी तबीयत हो रही है। इन सबको अपने लिए परेशान होता देखकर वो हल्की से मुस्कुराया तो उसके गाल में डिम्पल पल भर में हो रहा और रही पल गुम हो गया। लगता है तुम्हारी भी तलब जाग गई आसमान की तरह। वो चारों भी शेरोज की आवाज़ पर पलटे थे। छोड़ो यार, हाँ की तलब आजकल तो कोई मैसर ही नहीं। तारीम ने बेदारी से सिगरेट बुझाकर मशरूम का गिलास उठाकर लबों से लगा और एक ही झटके से उसे खाली कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल है आज कल। तारीफ की दिलकश अंदाज पर सब हल्के से मुस्कुराते हुए वाह वाह करते हुए अपने अपने गिलासों की तरफ बढ़ गए थे। यार शेरोज, ये तुम्हारी गाल पर क्या हुआ है, बड़ा लाल हो रहा है? बिलाल ने झुककर शेरोज के गाल पर उंगली रखते हुए सवाल किया था। पूछ हमसे ये शब रस की बातें हैं दोस्त, हम अपने पापा से अभी भी थप्पड़ खाकर आए हैं। शेरोज के बेढंगे शेर पर सबने ही चौंक कर उसकी तरफ देखा था। मगर क्यों? तारिफ ने परेशानी से पूछा। इस पर शेरोज ने आयसकी से सारी स्टोरी इनको बता दी थी। अच्छा, इतनी अकड़ इस लड़की में, तो किसी दिन लाना यहाँ, सब मिलकर देख लेंगे, सारी एकड़ निकल जाएगी साली की। आसमान ने गुस्से से कहते शेरोज के सुर्ख चेहरे को देखा तो शेरोज खोलकर हंस दिया था। कुछ दिन सब्र कर लो, फिर वो तुम सबकी पनाहों में होगी। इसका तो वो हाल करूंगा कि किसी को बताने के भी लायक नहीं रहेगी। जैदी साहब की थप्पड़ को याद करते हुए दांत पीसकर बोला तो बाकी सबने इसका कंधा थपथपाया था। है कौन वो? तारीम ने संजीदगी से पूछा। बुरी बात है यार, अगर वो तेरे घर में है तो इतनी देर से क्यों शिकार किया? आसमान की 2 महीना बात है, वो सब अच्छी तरह समझ रहे थे। शेरोज भी समझकर मुस्कुरा देता। इतनी लापरवाही भी किसी हसीन दोशीदा से हिम्मत है तेरी। बिलाल आंख दबाकर हंसते हुए अफसोस करने लगा। यार तुम लोग क्या जानते नहीं हो मुझे। शिकार शेरोज जैदी की नजरों से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर बस तुम सब यही समझ लो मजबूरी थी। इस तक पहुंचने के लिए बड़ी देर से चक्कर चला रहा था, मगर किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। आज जब किस्मत ने मौका मिला तो सानी ने चिक चिक कर सारा घर सर पर उठा लिया था। अगर पापा कुछ देर और लेट हो जाते तो साले का मुंह बंद कर देता मैं। आज बड़ी अकड़ रही है, आज सारी तोड़ देता इसकी अकड़। शेरोज का गुस्सा इना को याद करके और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन पहले ही तो नाबिल ने इसको 100 बातें सुनाई थी। नाश्ते की टेबल पर इसने यूं ही इसकी टांग को अपने पैरों से छुआ था, तब तो वो खामोशी से खाना खाती रही थी, मगर बाद में इसे खूब सुना कर गई थी। इसका उबाल अभी भी इसके अंदर ज्वार की तरह उबल रहा था। मैं कोई डरी सहमी रहने वाली लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बेहुदा हरकतें बर्दाश्त करूंगी, समझे तुम? ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज़ मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में धक्के देकर यहाँ से निकाल बाहर करूंगी तुम्हें। आज के बाद मुझे छुआ भी तो ना, टांगे के साथ साथ हाथ भी तोड़ दूंगी तुम्हारे। अपने कमरे की तरफ जाते ही शेरोज को उसने नफरत से देखकर रोहान किया और दमदम करती वहां से वॉकआउट कर गई थी। उसके जाने के बाद शेरोज देर तक गुस्से से उबलता रहा था। करोगे क्या इस लड़की का तुम? तारिम ने न्यू सिगरेट सुलगाते हुए एक बार फिर से इसकी तरफ देखा था। करना क्या है, वही करेंगे जो हम सब करते हैं। तारिम की बात पर शेरोज ने कमीनगी से आंख दबाकर जवाब दिया तो वो वहाँ करके खामोश हो गया था। और अगर कोई मसला हो गया तो? तारिम सिगरेट के कश लेता उठकर खिड़की के सामने जा रुका था। नहीं होता यार, इसके आगे पीछे कौन सा इसके माँ बाप है, मर चुके हैं, अकेली है। शेरोज लापरवाही से कहता मशरूब पीने में मसरूफ हो गया। ठीक है फिर डन, तुम किसी दिन इसे तारिम के फ्लैट में ले आओ,
फिर दिन ईद और रात शब बारात। बिलाल अपना गिलास खाली टेबल पर रखकर बोला तो सबने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। तारिम भी खामोशी से सिगरेट पीने में मशगूल हो चुका था। सर्वर हाउस में सर्वर अब्बास और इनकी अहलिया बानो बेगम बड़े खुशोखरम जिंदगी गुजार रहे थे। इन दोनों की तवज्जो का मरकज सिर्फ इनकी अकलौती बेटी अनाबिल ही थी। अनाबिल वैसे तो छोटी मोटी सी थी मगर थी पूरे पटाखा। हर वक्त शरारतें उसके हसीन चेहरे पर अपना साया डाले रखती थी। उसकी छोटी छोटी शरारतें ही थी जिससे सर्वर हाउस में हर वक्त हंसी गूंजती रहती थी। मानो बेगम की आंखें नहीं थकती थी इसको देख देख कर। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफर अनाबिल ने माँ बाप की चौपुर शफक शाम में गुजारा था। वैसे तो वो 19-20 साल की छोटी सी गुड़िया लगती थी मगर हिम्मत में वो सबसे आगे थी। गलत आवाज़ उठने और जुल्म के सामने डट जाने वाली अनाबिल आज की अनाबिल से हर लिहाज से डिफरेंट थी। जिंदगी इस कदर पुरसकून और बेगम गुजार रही थी कि इनकी जिंदगियों का तलातों बर्पा करने जैद साहब और इनका 25 साल बेटा शराजदी चले आए थे। इन दोनों के आने पर सरवर साहब इंतहा खुश थे। गांव में भाई थे, यही रिश्ता बचा था इनका अपना। फिर वो कैसे ना इनके आने पर खुश होते। जैदी साहब गांव में अकेले ही राज पसीर थे। जैदी साहब सरवर साहब के चचा भाई थे। इनकी बीवी नदिया बेगम वफात के बाद वो दोनों अकेले थे। जब भी सरवर साहब ने इन दोनों को जिद करके यहीं इस्लामाबाद बुला लिया था। वो नहीं जानते थे कि इनकी ये हमदर्दी किस कदर अपनी जात पर जुल्म कर बैठे थे। वो जैदी चाप तो चलो खुद इनके साथ के नतीजे जान दबाकर थोड़ा झिझकते थे मगर शेरोज तो यूं इनसे गुल मिल गया था जैसे जैदी साहब नहीं सरवर साहब इसके बाप थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया शेरोज? क्यों लेते हो तुम बार बार पैसे सरवर भाई से? अपनी औकात में रहना सीखो। कल को अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो तब क्या करोगे तुम? जैदी साहब ने डांटते हुए कहा। शेरोज दिल खोल कर हंस दिया था। अरे पापा आप परेशान ना हो। सरवर ताया का माल आखिर खाना किसने? कोई भी तो नहीं है, इसलिए हम ही सही आम खाइए, गुटनियाँ मत गिनने में वक्त बर्बाद ना करें। शेरोज इनकी डांट सुनकर लापरवाही से सुनता पेट पर सलाम से गिरा था। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जैदी साहब इसकी बातों पर उलझे उसके पास बैठ गए थे। कहना नहीं समझाना चाहता हूँ आपको। देखो पापा सरवर ताया का कौन सा कोई बैठा है, ले देखे एक बेटी है, उसकी शादी कर देंगे तो ये जायदाद किस काम की भला? शेरोज जैदी साहब को वो रास्ता दिखा रहा था जिस पर वो खुद चलता जा रहा था। वो पिछले 4 साल से सरवर हाउस में रह रहा था अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। इस दौरान भी इसने सरवर साहब को खूब दोनों हाथों से लूटा था और अब वो वही रहा अपने बाप को भी दिखा गया था। मतलब तुम चाह रहे हो कि जैदी साहब बात करते हुए रुके थे। जी वही जो आप समझ रहे हैं। शेरोज ने इनकी बात को खुशी से कंप्लीट किया था। आज से पहले जैदी साहब इस तरह मुतवज्जा नहीं थे मगर अब इनके चेहरे पर भी कमी इनकी से मुस्कुराहट फैल चुकी थी। फिर क्या करना है इस सिलसिले में? जैदी साहब पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ देखकर बोले थे। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाइए और कुछ होशियारी को काम में लाइए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शेरोज ने चुटकी बचाते हुए हल पेश किया। पहले सरवर अंकल का सराय पर अपने नाम करवाएंगे क्योंकि इसकी कीमत अरबों में। दूसरे नंबर पर 5 स्टार होटल और फिर बचाइए घर। बस काम खत्म होते ही इन सबको लात मारकर यहाँ से आउट। शेरोज के आइडिया पर जैदी साहब इसे दांत देते हुए बोल उठे थे। और ये होगा कैसे? वो सब मुझ पर छोड़ दे, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ऐसा करते जाएं बस। शेरोज के चेहरे पर इस वक्त मक्कारी का झांपा था। उसकी मक्कारी ने जैदी साहब को भी अपनी लिपेट में ले लिया था। उसके बाद जैदी साहब ने बड़ी होशियारी मक्कारी से काम लेते हुए सरवर साहब की आंखों पर ऐसी मोहब्बत की पट्टी बांधी कि वो आंखें बंद करके इन दोनों पर भरोसा करते चले गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जैदी साहब ने अपना मोबाइल इनके नाम मुंतकिल करवा लिया मगर बावजूद कोशिश के 5 स्टार होटल सर्वर में हासिल ना कर सके क्योंकि इससे पहले ही दोनों मियाँ बीवी हादसे का शिकार हो गए थे। इन दोनों की तो मानो ईद हो गई थी इस खबर पर। अनाबिल को मुसलसल झूठ बोलते मुसलसल मुतमईन करते रहे वो ढूंढ रहे इन दोनों को मगर दर हकीकत वो सुकून से ऑफिस जाते और शाम को वापस आकर अनाबिल को ये बोल देते कि सारा दिन ढूंढते रहे मगर वो मिला ही नहीं। अनाबिल अपनी गम में डूबी इनकी बातों को यकीन कर लेती थी। 3 महीने बाद आज शेरोज की सरकत नहीं थी। एक बार फिर से गम से निडाल कर दिया था। वो इस कदर शिद्दत से रो रही थी कि खिड़की के पास उफक पर चमकता चांद भी घबरा गया था। वो इस खिड़की से हटकर बादलों के साथ तैरता हुआ किसी और नगर का मुसाफिर बन गया था। ये तुम किस वक्त घर आते हो तारिम? कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा। क्या सोच रखा है तुमने? आखिर चाहते क्या हो? एक ही दफ़ा बता दो मुझे। शब्बीर रिजवी बहुत दिनों से तारिम से बात करने का सोच रहे थे। वो इसे कहेंगे कि घर जल्दी आया करे मगर वो जाने किस वक्त आता और किस वक्त चला जाता था इन्हें पता ही नहीं चलता था जिसकी वजह से इनको इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था मगर ये गुस्सा उतारने का कोई मौका ही इनके हाथ नहीं आ रहा था। आज वो शाम से इसके इंतजार में लान में बैठे हुए थे कभी तो आएगा वो। बिला आखिर वो आधी रात के जाने कौन से पैर घर में दाखिल हुआ था तो शब्बीर रिजवी आयदगी से बोलते उसके सामने आए थे। तारिम जो मीटिंग के सिलसिले में लाहौर से सीधा इस्लामाबाद पहुंचा था इनके गुस्सा करने पर गहरी सांस लेता अंदर की तरफ बढ़ता रुक गया था। सॉरी अब्बा आज लेट हो गया। वो दरअसल आज मीटिंग
भाई आज तो मीटिंग थी, कल परसों तरसों, इसके बाद फिर इसके बाद मतलब तुम साल के 12 महीने मीटिंग में ही रहते हो क्या? इसलिए इतने लेट आते हो घर? शब्बीर रज़ी का गुस्से बढ़ने पर वो घबरा कर उनकी तरफ बढ़ा था। क्या हो गया है अब्बा, इतने गुस्से में क्यों है? सब ठीक तो है ना? तारिम को अपनी तरफ आता देखकर वो कुर्सी पर बैठ गए। क्या हुआ है अब्बा? तारिम इनके नाराज होने पर उनके सामने पंजों के बल बैठता हुआ बोला था। तुम्हें क्या लगता है बेटा, मुझ बूढ़े से तुम अपना कारोबार करोगे बस? अपने घुटने पर हाथ रखे उन्होंने नाराजगी से दूर झटका था। अब्बा पता भी है आपको, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत करूंगा तो ही कामयाब होंगे ना। फिर मेरे अलावा कौन है मेरा? जो इस घर में बैठ जाऊं तो वो मुझे कमा कर ला देगा? बताए कोई है हम दोनों का? तारिम ने अपने दोनों हाथों से इनके घुटने पर रखते हुए दुखी लहजे में कहा तो शब्बीर रज़ी का दिल पिघलता गया था उसके चेहरे पर दुख देखकर। अगर अपनी रूटीन नहीं बदल सकते तो फिर शादी कर लो, कम से कम मेरी तनाई तो दूर हो जाएगी। शब्बीर रज़ी साहब की बात पर उनके सामने से उठा और अंदर की तरफ बढ़ गया था। इसके खामोशी से उठकर अंदर जाने पर बोलते हुए उसके पीछे उसके कमरे में चले आए थे। प्लीज़ अब्बा मूड मत ख़राब करें, मुझे शादी नहीं करना, बस कह दिया ना, बार बार बोलकर मुझे अजियत तो मत दिया करें। अपना कोट उतार कर हैंग करते हुए गुस्से के अंदाज में बोला था। क्यों भाई, मैंने कौन सी अजियत दे दी है? जरा सी बात ही तो की है मैंने। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं बात करूं, खुशी बुआ से वो किसी अच्छे से घर की प्यारी सी बेटी ढूंढ देंगी। बस अब्बा मैंने बोल दिया ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। शब्बीर रज़ी अपनी ही बोल धुन में बोलते जा रहे थे। जब इनकी ज़ुबान को ब्रेक लगा था वो चीख कर इनको मना करता वॉशरूम में बंद हो चुका था। शब्बीर रज़ी ने संजीदगी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और खामोशी से पलट गए थे। वो फ्रेश होकर बाहर निकला। बाहर खामोशी पाकर वो शर्मिंदा सा होता जल्दी जल्दी बालों में बुरी चलाने लगा था। उफ तारिम, तुम भी ना कभी कभी बहुत रूड हो जाते हो। बाल बनाकर गहरी सांस लेता और कमरे से बाहर निकल आया। अभी इसका रुख शब्बीर रज़ी साहब के कमरे की तरफ था। ये घर शब्बीर रज़ी साहब का आबाई घर था, जो कि पहले पुरानी तर्ज का बना हुआ था, मगर अब तारिम ने इस पर बहुत सारी तब्दीलियां कर दी थी। सो वो एक पुरानी एक खूबसूरत कोठी में तब्दील हो चुका था। इसकी खूबसूरती और इमारत को देखकर तारिम के अच्छे बिजनेस चलने का लोग बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते थे। इसीलिए अब इसकी रूटीन में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। पिछले 3 महीनों में इसने ना तो दोस्तों को वक्त दिया था और न ही घर में शब्बीर रज़ी साहब को। इस वक्त शब्बीर रज़ी साहब तो शिकायत करके जा चुके थे, मगर इसके दोस्तों में ऐसा नहीं उसके ज़्यादा करीब था जिससे वो रूटीन से हटकर भी बातचीत कर लिया करता था। या फिर शेरोज़ इसका जिगरी यार था, मगर शेरोज़ से ज़्यादा इसकी एहसन से बनती आई थी। वजह एहसन खुद ही था जो इसके ज़्यादा नज़दीक था। आप नाराज़ हो गए हैं अब्बा? मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं बस अभी शादी नहीं कर सकता। बस वो जब शब्बीर रज़ी साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर आंखों पर बाजू रखे लेटे हुए थे। तारिम आहिस्ता से चलता उनके पास बैठा और हाथ बढ़ाकर लाइट भी ऑन कर दी जो वो बुझा कर बैठे थे। आप सब जानते हुए भी मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब कर दूं? तारिम ने उनका हाथ पकड़कर दुख से कहा तो वो इसे देख कर रह गए थे। तू क्यों कर रहा है? अपने लिए जन्नम की आग क्यों खरीद रहा है? तुम्हें किसी ने मजबूर तो नहीं किया ना वो सब करने के लिए? शब्बीर रज़ी साहब का लहजा जख्मी सा था जिस पर तारिम का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। यही मेरी सजा है अब्बा, मैंने जो किया। इस पर जन्नत तो वैसे भी मुझे नहीं मिलने वाली, फिर जहन्नम का ही सामान बन जाना चाहिए मैं। वो संजीदगी से बोलता इनके सामने से उठ गया था। अपना गंदा वजूद और गुनाहों से लतरा हुआ दिल लेकर वो शब्बीर रज़ी के सामने बैठने के लायक खुद को नहीं समझ रहा था। अब्बा मैं जो करता हूँ मुझे इस पर शर्मिंदगी नहीं, एक गुनाह पर भी वही सज़ा सुनाई जाएगी और हज़ारों पर भी वही। तारिम आहिस्तगी से बोल रहा था। चाकर भी शब्बीर रज़ी साहब को इसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, तभी तो वो उठकर इसके करीब चले आए थे। जो तुमने क्या इसका खुमादी भी बहुत लिया है, फिर इस बात को भूल क्यों नहीं चाहते हो तुम? शब्बीर रज़ी साहब की बात इधर से आगे लगा दी थी। वो गुस्से से उनकी तरफ मुड़ा था। आपको अब भी लगता है कि वो गुनाह किया था अब्बा? मैं लाखों बार आपको बता चुका हूँ अब्बा, मैंने वो गुनाह नहीं किया था। अब करता हूँ और आगे भी करूँगा, जब तक मेरा दिल चाहेगा करूँगा। है किसी की हिम्मत तो मुझे रोकने की? वो हलक के बल चीखता उनके चेहरे पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़ता वहाँ से जा चुका था। मुझे और मेरे बच्चे को माफ़ कर दे मेरे खुदा, इसको हिदायत अता फरमा, इसे गलत रोह से बचा ले मेरे परवरदिगार। बूढ़े का एक यही सहारा है, इसे सीधी रास्ता दिखा मेरे मालिक, सीधा रास्ता दिखा। शब्बीर रज़ी साहब ने इसके यूँ गुस्से से मुँह जाने पर हाथ उठाकर जैसे अपने रब से इल्तिजा की थी, दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर बेड की तरफ बढ़ गए थे। क्या हुआ है जिगर, इतना गुस्सा? खैर तो है। एहसन जब से तारिम के ऑफिस आया था तब से कुछ उठा पटाकर इधर उधर फेंक रहा था। 2-3 बार तो एक ही वर्कर को डांट चुका था, जिस पर अनवर साहब भी कुछ फिक्रमंदी से इससे पूछ चुके थे कि सब ठीक है ना तारिम बेटा, मगर तारिम की खामोशी पर वो चुपचाप वहाँ से चले गए थे। एहसन को भी उन्होंने ही कॉल करके बुलाया था। अभी इसके सामने बैठा है, उसके गुस्सा करने की वजह पूछ रहा था वो, मगर वो तो जवाब देने की बजाय अपने सामने रखी फाइल को उलट पुलट करता जा रहा था। जिगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है, कुछ बोलेगा आप? उसकी चुप पर एहसन भी झुंझला गया था। क्या बोलूँ, क्या सुनने आए हो तुम यहाँ? जब तुम्हें पता है मेरा मूड ठीक नहीं तो फिर क्यों पूछ रहे हो? जाओ यहाँ से,
एहसन के बार बार पूछने पर इसने अपनी लाल शरबती आंखें इस पर गाड़ते उसके लहजे की सर मैरी एहसन को चुप न करवा सकी थी। कहीं फिर से अंकल ने वही टॉपिक तो नहीं छेड़ दिया जो तुम इतने आग बगोला हुए जा रहे हो? एहसन ने इसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर अंदाजा लगाते हुए पूछा। तारिम का रिएक्शन उसके अंदाजे के मुताबिक आया। वो गहरी सांस लेता अपनी जगह पर वापस बैठ गया था, क्योंकि अब तारिम इस पर चीख कर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालने वाला था और एहसन को बड़े तहम्मुल से वो बर्दाश्त करना था। मगर ये क्या, वो तो बड़े आराम से बैठा उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ, चीखोगे नहीं मुझ पर कि मैंने बात क्यों कर दी? इसे इतने आराम से बैठा देखकर एहसन ने हैरत से कहा। अच्छा चलो छोड़ो पर इस परेशानी को, चलो फ्लैट पर चलते हैं। सामान्य वहाँ मस्त अरेंजमेंट कर रखा है, सारे दुख सारे गम भूल जाएंगे। एहसन ने जब देखा कि उतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा तो उठकर उसका हाथ खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगा। नहीं तुम जाओ, मेरा दिल नहीं। दरवाजे के करीब जाकर उसने अपना बाजू चुड़वाया और सिगरेट निकालकर लबों से लगा ली। छोड़ो अभी यार, अब कब तक इस बात को दिल पर लगाकर बैठे रहोगे? यूं ही खुद को परेशान कर रहे हो तुम। दफा करो, जो हुआ सब भूल जाओ और बस अपनी ज़िंदगी जियो, ऐश करो। एहसन ने उसका दुख कहाँ छुपा हुआ था भला? फिर तारिम का वो माजी जो साफ था मगर लोगों के लिए दागदार था, उसके लिए हमेशा तकलीफ का भाई बना था। हाँ तुम कह सकते हो ऐसा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ। ये दाग भी मेरा है और दुख भी। तुम जाओ, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। इसे बेरुखी से कहते हुए रुक मोड़ा तो एहसन नीचे देखकर रह गया। गुस्से में वो ऐसे ही हो जाता था, बदलियात और बेमुरवत। तारिम, एहसन जाओ, बोल रहा हूँ ना, नहीं जाना मुझे कहीं भी। समझ नहीं आ रही तुम्हें? एहसन इसे पुकारता आगे बढ़ने वाला था जब इतने गुस्से से टेबल पर पड़ी फाइल उठाकर जमीन पर दे मारी थी। एहसन जहाँ था वहीं रुक गया, फिर वहीं खामोशी से वापस पलट गया था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जाने मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सिगरेट के गहरे कचे था, वो अपनी धुन में था। सिगरेट के धुएं पर अपनी नजर जमाए वो उससे मुखातिब था, तभी सिगरेट के धुएं में इंसान की शक्ल बनी तो दब से उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई थी, दिमाग की रगें तन गई थी। तो मुझे पसंद आ गए थे, बस तुम्हारा कसूर यही था। वो वाला सामने बैठे वजह नौजवान से मुखातिब हुआ तो वो नफरत से गर्दन घुमा गया था। एक लंबा सांस इसने वाक़ई सुख किया और खिड़की के पर से सर टिकाकर खड़ा हो गया। माजी की जानलेवा यादें इस पर हमला आवर थी। इस वक्त वो जिस कदर टूटा बिखरा था, इससे कोई अदर नहीं था कि कोई कुछ कर खुद को कुछ कर लेता। दफन उसके मोबाइल पर रिंग हुई, उसने चौकर नंबर देखा। शेरोज। बोलो शेरोज। अपने मोबाइल पर शेरोज का नंबर चमकता देखकर उसने जहरे लब धुला और यस करके कान से लगाया था। अभी मूड नहीं है शेरी, प्लीज। वो बेदारी से इसकी आफर टुकरा कर कॉल ऑफ करने वाला था जब वो फिर से बोल उठा। यार वही लड़की है जिसकी मैंने बात की थी। इसके इरादे भाप कर शेरोज ने जल्दी से उसे आने का कहा, मगर वो फिर भी बेदारी से उसकी बात सुन रहा था। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है, इसीलिए दोबारा कॉल मत करना। शेरोज की बात पूरी सुने बिना ऐसे सख्ती से कहा उसे और कॉल ऑफ कर दी। कुर्सी पर बैठकर वो अपना सर थाम चुका था जब फिर से शेरोज का नंबर और अपने मोबाइल पर चमकता देखा उसका जिस शिद्दत से चाहे मोबाइल खींचकर दीवार पर दे मारे, मगर फिर मुरवत आड़े आ गई। हाँ बोलो। कॉल पिक करते उसका लेजा फिर से वही था, मगर इस वक्त शेरोज की बात पर वो झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम इसे लेकर मिलिट्री में गए क्यों थे? शेरोज की इतना ने तो उसका मीटर ही घुमा दिया था। अच्छा ठीक है, मुंह बंद करो, मैं आता हूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना। शेरोज की बात पर वो गहरा सांस लेता अपने आने की हामी भरता जल्द से जल्द ऑफिस से निकल गया था। बड़ा मूड खराब है आज मेरे पापा का। शेरोज ऑफिस में दाखिल हुआ तो जैदी साहब की संजीदगी देखकर शराब से आग दबाता उनके सामने बैठ गया था। बकवास बंद करो अपनी। तुम आज अगर मैं परेशान हूँ तो ये सारी कारस्तानी तुम्हारी है। जैदी साहब उसकी शरारत पर भड़क उठे थे। तुम्हें किस अहमक ने कहा था कि नाबिल पर हंसाने की कोशिश करो? घटिया इतना तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज मामला हमारे हाथ से निकल रहा है। जैदी साहब को गुस्सा आज इंतहाई ऊंचाई को पहुंचे होता। रात ही तो काजी साहब की कॉली ने मौसूल हुई थी। हुआ क्या है आखिर? पापा कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना। इनके गुस्सा करने पर शेरोज के शौकी से मुस्कुराते सुकड़ गए थे। तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी बात होगी जो मुझे इतना परेशान कर रही है? शेरोज की लापरवाही पर जैदी साहब का खून खोल उठा था। अपने दोनों हाथ सीने पर बात कर वो बड़े इत्मीनान से उसकी तरफ देखकर बोले थे। इन्हें पता था जब वो बात शेरोज को पता चलेगी तो इसका हाल भी इन्हीं जैसा होगा, इसलिए सुकून से अपनी जगह पर वापस बैठ गए थे। काजमी और इना का अपने बेटे काशन के निकाह के सिलसिले में आ रहा है, बस पहुँचने वाला होगा। फिर एम्पायर भी गया, मेल भी गया, इन दोनों के साथ होटल भी गया। जितनी जल्दी तुम्हें इसके साथ वक्त बिताने की थी ना, इसी वजह से अब इतनी जल्दी इसको इस लड़की को यहाँ से ले जाने की है। जैदी साहब दांत पीस कर बोलते शेरोज के सर पर बम गिरा गए थे। जबकि शेरोज ये खबर सुनते यूँ अपनी जगह से उठा था जिसे अपने कोई सांप दिख लिया। व्हाट, ऐसे कैसे अचानक निकाह करने आ सकते हैं वो लोग? शेरोज झट के उनकर उसके सामने आया था। ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, मैं इनको रोक भी नहीं सकता। जानता हूँ नाबिल ने शाना बेगम को एक एक बात बताई होगी, इसीलिए वो इसे यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं। जदीद साहब सोचते हुए बोले थे। इनके पास सच भी तो थी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इस लड़के पर पहला हक मेरा है। जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं कर लेता तब तक इसको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मैं। शेरोज का हमारे गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। हाँ, मुझे कुछ करने के बाद मेरी तरफ से वो जाए भाड़ में, काशान ले जाए या कोई और, लेकिन पहले वो मेरे पहलू में होगी।
मुझे चाहिए पापा, बता रहा हूँ मैं आपको। दिल में जैदी साहब को मुखातिब करता वो दर्दनाक होता जा रहा था। मुंह बंद करो अपना, अब जो तुमने करना था ना कर लिया, अब मुझे अपने तरीके से सब संभालने दो। खबरदार अगर कोई भी घटिया हरकत की तुम अब इस मामले में नहीं पड़ोगे, समझे। उसके बाद वह जैदी साहब गुस्से से सुरुख होते शहरोज को बुरी तरह डर गए थे। उनके लहजे में सख्ती के नासिर को शहरोज को बोलने से रोका था। लेकिन पापा ऐसे बकवास बंद करो शहरोज, मैंने कह दिया ना इस मामले में इससे दूर रहो, और जितना जितना कहा है ना उतना ही करो। अब मैं इन सबको अपने हाथों से ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये सब हुआ भी तुम्हारी वजह से, इसलिए अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। शहरोज ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब जैदी साहब चिल्ला उठे थे। उंगली उठाकर से चुप करवाते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। और हाँ, शराफत से घर चलो, वो लोग पहुंचने ही वाले। बाहर निकलने से पहले जैदी साहब ने इसे पलट कर हुक्म दिया और दरवाजा ठाके वहाँ से बंद कर दे। वहाँ से जा चुके थे। चचा आप आ जाएं। अनाबिल जोहर की नमाज के बाद जाए नमाज लिपेट रही थी जब जैदी साहब को दरवाजे पर रोकते देखा नरमी से बोली थी। इस दिन के बाद इन्हें तो कमरे से बाहर निकली थी, नहीं किसी से मिली थी। जैदी साहब को भी इस हादसे के बाद आज पहली बार देख रही थी। कैसा है मेरा बेटा। जैदी साहब ने आगे बढ़कर इसके सर पर शफकत से हाथ रखा तो बिना वजह इना की आंखें भर आई थी। सरवर साहब शिद्दत से याद आए थे। जानता हूँ मैं बेटा, मैं बहुत बुरा हूँ। शहरोज ने जो हरकत की इसकी वजह से तो मैं तुमसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। हो सका तो मेरे नालायक बेटे की हरकत के लिए मुझे माफ़ कर दो। जैदी साहब जाने सच में शर्मिंदा थे या फिर दिखावा था ये सब, मगर ना दिल मोम की तरह पिघला था उनके हाथ जोड़ने पर। नहीं चाचा, आपका इसमें कोई कसूर नहीं, और न ही कभी मैंने आपको मोर्दे इल्ज़ाम ठिलाया है। जानता हूँ पुत्र, मगर फिर भी शर्मिंदा हूँ अपने बेटे के इस अमल से। इना के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोलते वो इना को दुखी सा कर गए थे। आप परेशान नहीं हो चचा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आयतगी से बोलते इना खामोश हुई तो जैदी सामने उसके सर पर हाथ रख दिया था। दौलत पाने का जनून अपनी जगह, मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शहरोज इनाबिल की इज्जत से खेल जाए। वो लाख बुरे सही, मगर यहाँ आकर वो आपे से बाहर हो जाते थे। पैसा दौलत रुतबा अपनी जगह, मगर इना थी तो इनका खून ही ना। अच्छा चलो छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। पता है कुछ ही देर में शाना और काजमी आ रहे हैं तुमसे मिलने। दीदी सामने नरमी से मुस्कुरा कर इसे तिला दी थी। वो जो हाथ में पकड़े जाए नमाज साइड टेबल पर रखने रखी थी चौंक कर पलटी थी। क्या खाला आ रही है सच में। खुशी से नाबिल की आवाज़ बुलंद हुई थी। इसके मासूम से चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट ने जैदी साहब को हैरान सा कर दिया था। वो किस कदर प्यारी थी, बड़ी बुरी आंखें उसके गुलाबी चेहरे पर किस कदर खूबसूरत समा बांध रही थी। मुरझाया चेहरा एक बार फिर से खिल उठा था शाना के आने की खबर पर। जैदी साहब ने शायद ही आज से पहले कभी नाबिल को इतने गौर से देखा था। इसी पर उन्होंने सोच लिया था कि वो स्कूल से लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। एम्पायर तो पहले ही शहरोज के नाम मुंतकिल हो चुका था। अब अगर वो अपनी मर्जी से सब इनके नाम कर देगी तो ठीक, वरना वो इसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे और ना ही शहरोज को करने देंगे। हाँ बेटा, शाना और काजमी आ रहे हैं, इनके साथ कुछ और भी मेहमान हैं। आप ऐसा करें इनके आने से पहले तैयार हो जाएं ताकि जल्द अज जल्द सारे काम खत्म हो सकें। इसको मुस्कुराते देखकर जैदी सामने प्यार से उसका गाल थपथपा कर कहा, मेहमान, मगर वो क्यों। नाबिल की हैरत पर वो मुस्कुरा दिए। भाई आज हमारी बेटी का निकाह है। काशान के साथ शाना इसी सिलसिले में आ रही है। इनकी इत्तला पर वो हैरत से पलटी थी। जानता हूँ बेटा, ये वक्त सही नहीं है, परेशान मत हो। शाना का कहना है तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी ये, इसीलिए सारे टेंशन एक तरफ रखकर खुद को इस नए रिश्ते के लिए तैयार रखो। चलो शाबाश, मैंने सुरैया को बोल दिया, वो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर आने वाली होगी। तब तक आप इनको अपना काम करने दें। ओके। शाना और काजमी के साथ भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। चलो शाबाश, अब अपना आप काम शुरू करें, तब तक मैं बाकी के इंतजाम देख लेता हूँ। दरवाज़ा खोलकर अंदर आती ब्यूटिशियन का रास्ता देते हुए जैदी साहब अजरत में मोबाइल पर आती कॉल पिक करते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैम लाइए, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। ब्यूटिशियन ने बेड के करीब रखी कुर्सी घसीट कर इस पर ना को बैठने का इशारा किया था। इस लड़की की यहाँ पर नाबिल ने अपनी धुंधली आंखों से इसके चेहरे की तरफ देखा था। वो इसकी यहाँ पर नजरअंदाज करते हुए बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रो दी थी। आज एक बार फिर थी सरवर साहब और आसिया बेगम की याद ने रुलाया था। वो उचकियों से रोती बेहाल हो रही थी। मैम आर यू ओके। वो लड़की सी न्यू रोते देखकर घबराकर उसके नज़दीक आते हुए बोली थी, मैम प्लीज़ हौसला रखिए, ये दिन तो हर सब लड़कियों की ज़िंदगी में आता ही है। चलिए आइए, मैं आपके हाथों पर स्क्रब कर देती हूँ। वो लड़की से रोते देखकर परेशान होते नाबिल के करीब आई थी। बिना बात समझे वो बोलते उसके सर पर खड़ी थी। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। इन्होंने रोते अपने मम्मी हाथ उसके सामने करते हुए सख्ती से पूछा था। इसके खूबसूरत मलाई जैसे हाथों को देखकर वो लड़की शर्मिंदा सी हो गई थी। आप प्लीज़ जाइए। नाबिल ने बदतमीजी से कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया था। इससे पहले कि वो लड़की अपनी चीज़ें समेटकर कमरे से निकलती, इसी वक्त सुरैया बहुत सारी चीज़ों के साथ एक खूबसूरत सा लहंगा बाजुओं पर फैला अंदर आई थी। इना बेटा, ये सारी चीज़ें आपके लिए सर ने भेजी हैं और उन्होंने हिदायत दी कि आप जल्द से जल्द रेडी हो जाएं। मेहमान बस पहुँचने ही वाले। सुरैया
आपा के पैगाम पर उसके लफ्ज़ सख्ती से मिट कहते हैं, आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है मुझे यहाँ से भेजने की? आप जानती भी हैं मम्मा पापा के बिना मैं ये सब नहीं कर सकती। सुरैया को देखती वो सिलक कर रो दी थी। ना मेरे चंदा, ऐसे नहीं रोते, कब तक रहोगी यहाँ? इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, ये ज़रूरी है तो कि तुम यहाँ से चली जाओ। चलो उठो, शाबाश। सुरैया आपा ने इसके इक्कियों से रोते हुए वजूद को शफ़क़त से अपनी बाहों में समेट कर सरगोशी के से अंदाज में कहा था। सुरैया आपा की बातों पर नाबिल का रोता हुआ वजूद थम गया था। उसने सर उठाकर शिकायत के इसी अंदाज में उनकी तरफ देखा था। यही सही है बेटा, कुछ मत सोचो, जैसा होने जा रहा है होने दो। सुरैया ने उसकी शिकायती अंदाज पर आंखों की इशारे से उसे समझाया था। पास खड़ी लड़की की मौजूदगी की वजह से वो खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। उनके इशारे पर नाबिल फिर से रो दी थी। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे उसकी माँ को गए हुए, इतनी जल्दी वो इस घर से रुखसत करने पर तुले हुए थे। उसने रोते अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखा था। अरे मामा क्या कर रही हैं आप? इतने भारी जेवरात मैंने पहनूंगी ये। आसिया बेगम जेवरात निकाले बैठी थी जब बिना कॉलेज से लौटी थी। उसके आते ही उन्होंने अपनी शादी का खूबसूरत गोल्डन सेट उसके गले में पहनाते हुए आईने में इसका आग देखा तो वो खुद मोहर रह गई थी। वो सिर्फ इस पर इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि आसिया बेगम ने बेसाख्ता उसका माथा चूम लिया था। माँ को आबिदा होते देखकर उसने जल्दी से हार उतार कर बेड पर पटकते हुए कहा था, ये देखो अनी, ये सेट मुझे मेरी नानी अम्मी ने दिया था और ये मेरे बाबा ने, और ये देखो किस कदर प्यारा ये मेरी अम्मी का। तुम पहनोगी तो शहजादी लगोगी माशाल्लाह, मेरी बेटी तो है ही शहजादी। आसिया बेगम ने इसका माथा, मुंह, सर चटाचट चूमते हुए मुस्कुरा कर कहा था, जी नहीं, ये सब ओल्ड फैशन है, मैं न्यू डिज़ाइन वाली ज्वेलरी लूँगी। अनाबिल ने मुस्कुराती हुई माँ को नाराज़गी से देखा था। जब तुम्हारी शादी होगी तो देखना सारे शहर में कितनी धूम मचेगी। कई लोग बरसों याद रखेंगे कि सरवर बेटी आपकी बेटी की शादी किस शान से हुई थी। आसिया बेगम ने सारी ज्वेलरी समेट कर कपड़ में रखते हुए किस कदर खुशी से कहा था, ये सब वो ही जानती थी। दूर हवाओं पर गर्दिश करती अपनी माँ की आवाज़ ने नाबिल को और ज़्यादा रुला दिया था। क्या हो गया शेरोज़े, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें बताया था ना आज मेरा किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम्हें फिर भी असर नहीं हुआ? तारिम जब अपने फ्लैट के सामने पहुंचा तो सामने पुलिस की बड़ी बड़ी दुकानें देखकर खिरासान देता हुआ बंद मोबाइल अपने कान से लगाता हुआ बातें करता आगे बढ़ा था। इसका अंदाज ऐसा था जिसे नहीं किसी को देखा ही नहीं था। एक मिनट मिस्टर, ये फ्लैट आपका है? वह फ्लैट की तरफ बढ़ा ही था जब एक पुलिस वाले ने इसे वहाँ देखकर रोका था। जी फरमाइए, ये मेरा ही है। पुलिस वाले के मुखातिब करने पर इसने संजीदगी से जवाब दिया जिसमें वो सुबह से ही मुतमला था। हमें इतला मिली है कि इस फ्लैट में नाजायज़ काम किए जाते हैं, हमें अभी इसकी तलाशी लेनी होगी, प्लीज़ कॉपरेट करें। किस चीज़ में कॉपरेट करूँ मैं आपके साथ? इस एहलकार की बात पूरी होते ही वो गुस्से से इसकी तरफ मुड़ा था। तारिम की तेज़ आवाज़ ने बाकी एहलकारों को भी उनकी तरफ मुतवज्जह किया था। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मुजरिम कहने की? आप लोगों ने शरीफ लोगों को तंग करने का क्या ठेका ले रखा है? मुझे वो बंदा दे जिसके कंप्लेंट पर आप मेरे फ्लैट की तलाशी लेने आए। तारिम गुस्से से धारते बोला तो सभी पुलिस वाले परेशान हो चुके थे। देखिए आप अभी और इसी वक्त जाइए यहाँ से, वरना मुझे अभी आपके अफसर से बात करनी पड़ेगी। तारिम ने जब से इनको देखकर कहा और आगे बढ़ गया। सर हम जानते हैं आप लोग शरीफ हैं, आपका रुतबा है माशरे में, मगर हम लोग मजबूरी हैं, समझिए प्लीज़, तलाशी लेने दें, हमारे भी बच्चों की रोटी का सवाल है, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करें। इस अफसर ने इसका सख्त लेजा महसूस करते हुए मुलायमत से कहा। जिस वक्त तारिम जुलूस वगैरह के था वो भी तो सच्ची कह रहे थे, उन्होंने भी तो आगे जवाबदाह होना था। आपके पास वारंट है? तारिम ने संजीदगी से पूछा तो उन्होंने एक कागज़ निकाल कर उसे थमा दिया था जिस पर तारिम ने लब भेज लिए थे। चलिए आइए कर लीजिए अपनी तसल्ली। तारिम ने बेबसी से लब काटते हुए इन सबको आने का इशारा करता चाबी निकालकर लॉक करने लगा था। लॉक खोलकर इसने आगे को बढ़ने का इशारा किया और खुद मोबाइल पर कुछ टाइप करता इनके पीछे चल दिया। अंदर आते ही सब पुलिस एहलकार पूरे फ्लैट में फैल गए थे। तारिम ने परेशानी से मोबाइल स्क्रीन को देखा जहाँ अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। जिन्हें कहा ये जलील इंसान, अगर इनके हाथ कोई सबूत लगा तो जान से मार दूंगा इसको आज में। तारिम तो पहले ही गुस्से में था, ऊपर से इस अजीब सी सिचुएशन ने इसे मजीद सीख कर दिया था। फिक्र मत करो, मैं पीछे के दरवाजे से निकल आया हूँ जोया को लेकर। मोबाइल स्क्रीन पर चमकते अल्फाज ने जिसे इसे परसकून कर दिया था, मगर इसका ये सकून चंद सेकंड के बाद ही पर शेरों का दूसरा मैसेज मौसूल हुआ था जिससे इसकी रगें तन उठी थी। उसने बौखला कर पूरे फ्लैट में इधर उधर नजरें दौड़ाई थी मतलूबा चीज़ के लिए, मगर हाल में कुछ ऐसा नहीं था। उन तो आगे आया और सामने वाले रूम में चोर नजरों से देखने लगा। वहाँ भी सब ठीक था। वो फिक्रमंदी से दूसरे रूम की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होने पर से चंद लिखा और कमरे की तलाश लेते नजर आया। वो पलटने वाला था तभी उसकी नज़र बेड के नीचे एक मुकरमी पाँव पर पड़ी जिससे उसकी रगें तन गई थी। वो मोबाइल पर कुछ लिखता आगे बढ़ा और सबसे नज़र बचाकर उसने पाँव की मदद से पैर को वापस बेड के नीचे धकेला था। तुम एक बार मिल जाओ शरोज जैसे, तुम्हारी गर्दन ना तोड़ी ना तो मेरा ना भी तारिम शब्बेर नहीं। दांत कच्चे कचा कर ने सोचा और वहीं बेड पर बैठकर पैर की मदद से सुरुख गिरफ्तार आंचल को भी वापस बेड के नीचे धकेला था। इसका माथा पसीने से भर चुका था। कुछ ही देर में वो सब तलाशी लेकर वापस हॉल में इकट्ठा हुए तो तारिम ने बेसाख्ता कलमा शुक्र का पड़ा था, बस अफसर या और कुछ भी देखना बाकी है। इन सबको थकता देखकर संजीदगी से बोला तो सब शर्मिंदा से सर झुकाकर आगे पीछे प्लेट से बाहर निकल गए थे। माफ़ी चाहते हैं सर, आपको तकलीफ दी, काफ़ी दिन हो गए थे हमें शिकायत मौसूल हो रही थी यहाँ की,
मगर चलिए माज़रत कबूल करें, दोबारा आपको तंग नहीं किया जाएगा, अल्लाह हाफिज़। सबके बाहर जाने के बाद एक अफसर ने शर्मिंदा होते हुए तारिम से मुआवजा किया और एक बार फिर से नज़र घुमाता हुआ बाहर निकल गया। इनके जाते ही तारिम ने अपने सीने में का संभाल हुआ था, उसने जल्दी से दरवाजे को लॉक किया और इसी स्पीड से भागकर अपने बेडरूम में गया था। तुम्हारे लिए दिल चाहे तो खुद को मुतमईन कर सकते हो, ना छोड़ देना, वो वैसे भी मेरा शिकार है, बहुत जल्द वो भी दर्जी की बाहों में होगी। इससे पहले कि झुकर इसके वजूद को बेड के नीचे से निकालता है, इसके मोबाइल पर भी पूछे जो ने मैसेज ओपन किया था, उसका दिल चाह आज से रोज दर्जी की जान ले ले, जिसकी वजह से उस सिचुएशन में फंसा हुआ था। एक बार मिल जा मुझे, शिकार तो मैं तेरा करूंगा साले। उसने जल्दी से मोबाइल पर मैसेज टाइप किया और सेंड करते हुए मोबाइल बेड पर फेंका और खुद झुककर वाजिद को बाजू से पकड़कर बाहर खींचा था। गले पर तारीम को लगा जैसे किसी ने इस लड़की को सुर्ख रंग में डिबोकर बाहर निकाला हो। भारी सुर्ख लहंगे के साथ मेकअप भी सुर्ख किया गया था। इसके गले में कानों में भारी जेवरात थे जिसके चेहरे को अजीब सा पुरस्कार बना रहे थे। मासूम सी सूरत और इतना सामान, इसे हैरत सी हुई थी लड़के पर जिसने खुद पर इतना कुछ लादा हुआ था। तारीम ने अजीब से मांगों में उठाकर बेड पर लेटा, उस पर कंबल डाल पर कंबल डालकर ऊपर टाई था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक ने इसे चुका दिया था। वो परेशान होता दरवाजे की तरफ बढ़ा कि होल से देखते हुए इसके चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था। सामने ही वो अफसर खड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो इससे माफी मांगकर निकला था। इसने इसे सामने देखकर तारीम से लम्हों में घबरा गया था। रेरे का इसका दिल चाह रहा था कि शेरोज का गला दबा दी, जो इसे आज इस मुसीबत में डालकर खुद तो रंगरनिया मनाता फिरा था। इसने गिरा सांस खींचकर खुद को नॉर्मल किया और झटके से दरवाजा खोल दिया। माफी चाहता हूँ सर, आपको फिर से सहमत दी। दरअसल आपके कमरे में ना मेरी कैप छूट गई थी, वही लेने आया हूँ बस। अफसर मुस्कुरा कर बोलता, उसकी सुनी बिना उसकी साइड से निकलकर आगे बढ़ गया था। तारीम का बस ही चल रहा था कि क्या कर डाले। वो जल्दी से अफसर के पीछे अंदर की तरफ बढ़ा था। ये रही, पता नहीं चला कब छूट गई यहाँ। सॉरी फादर। हाल के सामने रखे, टेबल पर रखी के पटाते अफसर ने कहा था। जैसे ही वो पलटा, सामने कमरे में नजर आते बेड पर पड़ा वजूद उसकी नजर की जद में आया था। वो चौंक तारीम की तरफ पलटा था जो खामोशी से खड़ा सिगरेट पीने में मसरूफ था। अब वो इसके अलावा करता भी क्या, मुसीबत में तो वो फंस ही चुका था। ये कौन है, पहले तो नहीं थी यहाँ। अफसर ने हैरत से आगे बढ़कर इस लड़के का चेहरा देखते हुए तारीम से पूछा था। इसका मतलब है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी। अफसर ने गुस्से से पलटकर तारीम की तरफ देखा जो ही नहीं देख रहा था। जी नहीं सर, आप अब भी गलत हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन भी। ये कोई अगवा का केस नहीं है, वाइफ है मेरी। तारीम ने दांत पीस कर अफसर की तरफ देखकर कहा था। वाइफ पहले तो नहीं थी, यहाँ अचानक कहाँ से आ गई है। तारीम के जवाब पर वो मुतमईन नहीं हो तो आंखों को सुखेरते वो तारीम के चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला था। इसके लहजे में शक तारीम को सुलगा गया था। मेरा ख्याल है वाइफ है तो निकाहनामा भी होगा, लाए दीजिए। अफसर ने सख्ती से चेहरे पर सजाते हुए तारीम का सुकून बर्बाद किया था। वो जो समझ रहा था कि बात आसानी से संभाली जाएगी, मगर इस रुख पर तो उसने सोचा ही नहीं था। अब निकाह हुआ नहीं था तो लता कहाँ से, वो तो यहाँ नहीं है, घर पर है। अब हर वक्त तो मैं इसे जेब में नहीं फिर सकता ना। हाँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, घर से मंगवा कर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तारीम ने बात बिगड़ते देखकर जल्दी से संभाली थी। मैं हैरान हूँ तारीम साहब, पहले तो ये यहाँ नहीं थे, कोई इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। अफसर को अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। वहाँ के सुकेर कर अपने सामने खड़े इस खुबरू नौजवान को देखकर गुस्से से बोला था। आप 10 मिनट से 13 सेकंड बाद आए और ये इसी वक्त यहाँ आ गई थी जब आप निकले थे, तो मेरा ख्याल है आपको समझदार है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं आप कितनी लेट आए। अफसर को संजीदगी से जवाब देता तारीम बार बार कमरे की तरफ देख रहा था जहाँ वो लड़की लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। ये गैर इरादी हरकत थी जैसे असर हुई थी। सामने खड़ा अफसर इसकी इस हरकत को नोट करता हल्के से मुस्कुरा दिया। लगता है नई नई शादी हुई है आपकी। इसे बार बार बेड की तरफ देखता पाकर अफसर खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचकर मुस्कुरा दिया। इसके अंदाजे पर तारीम महसूस कर उठा, बेमुश्किल सरसावत में लाया था। ओके ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है 1 घंटे बाद मेरे लेकर आएंगे, आपको लेने निकाहनामा चेक करवा दीजिएगा, बतौर हमारे पास रहेगा, कंप्लेन पर रद्द अलामत कराना पड़ेगा। उसे लेके चुपे अल्फा में धमकी देता आगे बढ़ गया था। मगर मेरे खिलाफ कंप्लेन किसने की थी। तारीम ने आगे बढ़ते अफसर से संजीदगी से पूछा था। ये वो सवाल था जो कब से उसके दिमाग में खटक रहा था, बिला आखिर उसकी जुबान पर भी आ गया था। सज्जाद शरीफ को तो जानते ही होंगे आप, उन्होंने ही करवाई थी। अफसर से इतला देता दरवाजा खोलकर फिर से बाहर निकल गया था। उसकी ज़्यादा ही तारीम ने गुस्से से शेरोज को नंबर डायल किया था। अगले 20 मिनट में तुम यहाँ ना पहुँचे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, घटिया इंसान। शेरोज ने जैसे कॉल पिक की वो धारा था। सॉरी मिस्टर, वो अभी बिजी है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करें। तारीम की दाढ़ पर मोबाइल से नसानी आवाज़ उभरी तो तारीम का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। इस अलील को मोबाइल तो अभी इसी वक्त तारीम की घराट पर लड़की ने घबरा कर मोबाइल जल्दी से शेरोज की तरफ बढ़ाया। क्या है तारीख, क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हें बोला ना पीछे कोई इतराज़ नहीं, प्लीज़ अब तंग मत करो। मोबाइल पकड़ते ही शहदी ने में डूबे सामने बोलना शुरू किया। फिर बात पूरी करते बिना ही उसकी सुनी कॉल काट दी थी। तारीम की इसकी हरकत पर दिमागी नसें उभर आई थी। हाँ एहसन, जल्दी से मेरी फ्लैट में पहुंचो। शेरोज की कॉल बंद होते ही उसने एहसन को कॉल मिलाई थी। क्यों खैरियत। एहसन इसके हुक्म पर परेशानी से बोल उठा।